हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हैं। यह टॉपिक्स वैसे तो सभी स्टूडेंट के लिए और सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नीडेड है, पर यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस this topics is very beneficial for BA Part 2 Economics Honors. This topics deals small parts of public finance and very debated and very commented topics because this topics is come every year with a huge debate subject matter, come with a very debatable subject in economics and as well as Indian politics. So I discuss today a topic's name is union budget. That means union बजट, केंद्रीय बजट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट में हम क्या चर्चा करेंगे कि यह क्या है, यह बजट क्या है, यह बजट किस किस पोर्शन को डील करता है, यह जरूरी क्या है, इसका फंक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है, यह कितने टाइप के होते हैं, ये सब सारे मैटर हम इसमें यूनियन बजट में हम डील करेंगे। सो नाउ कम ऑन द टॉपिक्स। व्हाट इज यूनियन बजट? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 112, Article 112 in Indian Constitution, every elected government present a budget, present a annual budget in every year or in a fixed year of a time in parliament by the country finance minister. कहने का मतलब यह हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में हमारा ऐसा प्रावधान है कि देश का इलेक्टेड गवर्नमेंट, देश की सरकार जो जनता के द्वारा चुना गया है, उस सरकार हर एक साल एक बजट लेके आएगा और वह बजट को उसके सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह भारत के पार्लियामेंट में, भारत के सदन में या उसमें भी लोकसभा सदन में प्रस्तुत करती है। यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद इसमें क्या है कि बजट डील्स, व्हाट मैटर्स बजट डील्स। कहने का मतलब यह है कि बजट जो ये तो आया लेकर, यह बजट क्या क्या चीज को डील करता है। तो बजट जो डील करता है वह हमारा है दो तरह से करता है। वन इज रिसिप्ट एंड अनदर इज एक्सपेंडिचर। यानी कि हम एक साल में जो एक साल का जो है समय है, उस एक साल में हम एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, how much expected receipts generate by government and how much expected expenditure incurred by the elected government to citizen of the country for functioning smoothly गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट वर्क डे टू डे, ये सब सारे चीज को इसमें डील करता है। कहने का मतलब यह है कि हम इसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझ रहे हैं।
इसका कहने का मतलब यह है कि यूनियन बजट जो है, जो हम सबसे पहले यहाँ पे दो भागों में ये बटा हुआ है। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ का क्या है, दो भाग, एक है रेवेन्यू सेक्शन, रेवेन्यू, और दूसरा है कैपिटल। कैपिटल यानी कि दो पार्ट्स को ये डील करता है, एक है रेवेन्यू और दूसरा है कैपिटल। रेवेन्यू में क्या है कि ये रेवेन्यू जो पोर्शन है और कैपिटल जो पोर्शन है, एक दोनों अलग अलग पार्ट्स को इन्होंने डील करता है। और यह डील करने का काम ये हमारा 1 साल का फिक्स टेन्योर होता है, उसमें करता है। और सबसे पहले इसमें जो हम अब देख ले कि जो बजट जो है वो किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में एक कार्य करता है। तो यह पीरियड जो है, जो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक यहाँ ये इसको करने का काम करता है। ये हमारा इस पीरियड के बीच के लिए हमारा बनाया जाता है ये बजट जो है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में एक काम करता है। अब हम यहाँ पर, तो ये जनरल टॉपिक मैटर हो गया। अब हम आते हैं कि रेवेन्यू पोर्शन और कैपिटल पोर्शन को बारी बारी से हम डील करते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू पोर्शन? रेवेन्यू पोर्शन is a portion that means government body collecting or rising up of the revenue from taxes or non-taxes and incurring on expenditure of the expenditure by the government to functioning day-to-day activity and providing services to the citizen of country। यहाँ पर ये बात बोलता है कि जो रेवेन्यू जो है वो दो पोर्शन को यहाँ पर डील करता है। पहला जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड यहाँ पर है दूसरा है एक्सपेंडिचर। दो को डील करता है, ये हमारा दो को डील करता है। इसी तरह से कैपिटल जो है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट, ये दो पोर्शन को यहाँ पे ये डील करता है। दोनों अलग अलग भागों में अब बटा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि रेवेन्यू रिसिप्ट कम फ्रॉम टू सोर्सेस, वन इज टैक्स एंड अनदर नॉन टैक्स। दो सोर्सेस से आता है। यहाँ पर जो है ये जो इसका जो स्रोत है आने का, उसका स्रोत है लोन फ्रॉम पब्लिक, रिसिप्ट के रूप में लोन फ्रॉम पब्लिक, फंड फ्रॉम foreign country, countries, fund from foreign institution like, इसमें हम कह देते हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये सब हो गया। और लास्ट है लोन फ्रॉम RBI, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये स्रोत हो गया कैपिटल रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जनरेट फंड फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ लोन फ्रॉम पब्लिक, यानी कि जब उसके पास कैपिटल की जरूरत होती है
तो वो कहाँ से अपने कैपिटल को पूरा करने का काम करता है, पब्लिक से लोन लेता है। अब पब्लिक से लोन वो कैसे लेगा, अपना सेलिंग ऑफ द बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ये सब सारे चीजों को वो क्या करता है, सेल करता है और वो गवर्नमेंट पब्लिक से लेता है। उसमें इंटरेस्ट क्या है पब्लिक का, कि उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज for 5 years, then you give in a return of 8% per annum रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिलेगा। तो ये सब सारे चीजों को लेकर यहाँ पर एक तरीका है, एक वे है कि पब्लिक से लोन कैसे गवर्नमेंट लेती है। फिर यहाँ फंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। देखते हैं कि कभी हमारे जब कोई संकट काल होता है या फिर फ्रेंडली इस तरह का होता है, स्ट्रेटजी होता है या फिर बिजनेसेस पर्पज से होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन गवर्नमेंट क्या करती है कि जो कंट्री होता है वो जो अपने बिजनेस पार्टनर कंट्री को वहां पर से फंड एलोकेट करता है, देता है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट में आता है। फिर हमारा नेक्स्ट है फंड फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक या जैसे कि IMF जनरली प्रोवाइडिंग फंड फॉर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मेंटेनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री। जब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनेंशियल स्कार्सिटी हो जाती है किसी कंट्री के पास, कंट्री की इकोनॉमी में, तो वो क्या करता है कि यहाँ से IMF के थ्रू फंड जनरेट करके उस कंट्री को देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन रिसेंटली IMF प्रोवाइडिंग फंड टू पाकिस्तान बिकॉज दिस कंट्री रनिंग इन ए वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, सो IMF प्रोवाइडिंग फंड दिस टाइप ऑफ द situation. World Bank providing various types of funded like eradication of poverty, upliftment of the down society, गरीबों की उत्थान के लिए। फिर इन द मैटर ऑन द सेक्टर ऑफ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वेरियस टाइप ऑफ फंड जनरेटेड बाय द एंड गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। एंड नेक्स्ट जो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट, अगर इंडिया के हम पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो जब इसे जरूरत होती है तो RBI से अपना ये पैसा लेता है, उसे लोन के रूप में लेता है, और ये होता है। ये सब हमारे कैपिटल रिसिप्ट के रूप में आता है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कैपिटल पेमेंट एक्सपेंडिचर expend on infrastructure, health, education, R&D एंड मेनी डेवलपमेंट वर्क पे जो हमारा जो कार्य होता है और उसमें जो पेमेंट करता है वो हमारा कैपिटल पेमेंट के रूप में जाना जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर जो जिसे हम कहते हैं कि एक मोटा मोटी तौर पे यूनियन बजट का रूप हमारा देखने को ये मिलता है कि यूनियन बजट को तो 2 पार्ट्स में बांटा होता है। एक पार्ट रेवेन्यू को डील करता है और दूसरे पार्ट कैपिटल को डील करता है। रेवेन्यू वाले पार्ट्स में एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। वह रेवेन्यू रिसिप्ट यह बतलाता है कि हम अपने फंड को किस सोर्स से लाएंगे। तो फंड का सोर्स लाना टैक्स है, और टैक्स हुआ है डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हम इसकी चर्चा कैनन ऑफ टैक्सेशन, मेथड ऑफ मेजरिंग टैक्सेशन में हम कर चुके हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, उसमें हमें मिल जाएगा। तो वह टैक्स के रूप में कर सकता है, नॉन टैक्स के रूप में अपना रेवेन्यू को जनरेट करता है। दूसरी का है एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री फॉर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट institution and expend of the day or expend on the matter of day to day and providing facilities services to the our citizen of the country। so इसमें जो जितना जो एक्सपेंड करने का काम होता है, एक्सपेंशन काम होता है, वो हमारा इससे आता है। ये दोनों पोर्शन को बैलेंस करने का काम ये दोनों खुद अपने में करता है, और इसका सेक्शन है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट से ये दोनों करने के लिए बोलता है। अब हमारा यहाँ पर इस पोर्शन को हम यहाँ पे अब देख लिए। अब इस पोर्शन को देखने के बाद में हम आगे चलते हैं क्या कि हम ये एक्सपेंडिचर को माने कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। जनरली गवर्नमेंट
जनरली गवर्नमेंट ट्राई टू बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट के बारे में यहाँ चर्चा हम जब कर रहे हैं तो उसी के पर्सपेक्टिव में करेंगे। जनरली ट्राई करती है और भरसक प्रयास करती है कि हमारा जो खर्च है वो रेवेन्यू से ज़्यादा नहीं हो, वो दोनों बैलेंस पे रहे। तो इसको कहते हैं कि ट्राई टू बैलेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पर ये करता है। तो ये हमारा ये पोर्शन देखने को हमारा फंडामेंटल रूप से हमें मिल गया। यूनियन बजट के सब हम सारे चर्चा कंसिस्टेंट्स। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज ए कंट्री कंप्रहेंसिव एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम शुरू में बता चुके हैं कि यूनियन बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट हाउस। तो यहाँ पर एक करता है और ईयरली होता है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है। वह फिक्स टाइम भी हम बता दिए कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में होता है और ये लोकसभा में हमारा रखा जाता है। यूनियन बजट कीप्स द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस, ये सब सारे चीज को हम कर चुके हैं। रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे हम उसका चर्चा हम कर चुके हैं। इनक्लूड ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब सारे चीज को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट, इंक्लूड कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, फॉरन, ये सब सारे चीज का हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसके बारे में हम आते हैं, ये जो पोर्शन जो हमारा हो गया, अब आते हैं क्या कि जनरल ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनियन बजट। इसका जो जब हमें बजट जब पेश किया जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा बजट जब पेश किया जाता है तो उसके माइंड में क्या चीज चलता है, क्या चीज रख के वो पेश कर रहा है, सो हम उसके बारे में अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्यों वो क्या किस पर्पस से कर रहा है और इसका मेन थीम क्या होता है बजट का, वो सारे चीजों को हम यहाँ पर डील करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखा जाता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनियन बजट्स। हमारा इस बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो द यूनियन बजट्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स इज टू present the yearly financial record and planning of the government and help the government in bringing out fast and all-inclusive economic growth of our country. It also empower the government to carry out its constitutional duty such as providing social justice and equality for all. कुछ इसमें पॉइंट है जो हम सबसे पहले यहाँ पर पहला डिस्कस करते हैं कि पहला है एलोकेट रिसोर्सेस एलोकेशन। First of all, we are all know resources are scarce. So resources, allocation of resources from the country economy and providing waste interest of the society and the country and allocating resources optimal and public welfare. अब ये resources allocation for providing waste providing in the interest of public welfare के रूप में हम लोग यहाँ पर इसको प्रोवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं। दूसरा हमारा जो है
uplift down society of the section of the society by reducing poverty level। जब भी गवर्नमेंट कोई योजना बनाती है बजट में, तो सबसे पहले उसके माइंड में होना चाहिए, और इसका फीचर है कि सोसाइटी के, कंट्री के सोसाइटी जो होता है उसके सबसे निम्न वर्ग, सबसे निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखकर वो बनाता है कि हम इस बजट से उसको उसे अपलिफ्टमेंट करने के लिए, यानी गरीबी से उसे मुक्त कराने के लिए हम इस बजट में उसके लिए क्या लेकर आए हैं। तो फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये हमारा माइंड में होना चाहिए बजट में। फिर हमारा है नेक्स्ट है क्रिएटिंग प्रोग्राम फॉर सिटीजन सो दैट दे गेट बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जब भी देखिएगा बजट हमारे जब आता है ईयरली, तो उसमें हम ये सब चीज को हम देखते हैं कि हाउ मेनी % ऑफ द बजट एलोकेटेड फॉर हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, दैट मीन्स हम इसको कहते हैं पुअर हाउसिंग, जैसे इसमें शेल्टर का ही हम जिक्र करेंगे। शेल्टर, ये सब सारे चीज को हमें यहाँ पर देखते हैं। शेल्टर, फूड्स का भी हमें यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा कि यहाँ पर फूड्स, ये सब सारे चीज में हमें देखते हैं कि इस तरह का इसमें वर्णन है कि नहीं, कि कितने % को हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हम इसमें अगर किसी सेक्टर में देखते हैं कि बजट का एलोकेशन ज्यादा किया हुआ है, यहाँ पर करेंगे एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारे चीजों को हम देखते हैं कि इसमें जनरेट करने के लिए कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए किया गया है, हेल्थ करने के लिए कहा गया है। और नेक्स्ट हमारा जो है यूनियन बजट मेक्स श्योर दैट देयर इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्स एंड सब्सिडी। अब गवर्नमेंट क्या करते हैं कि हर एक साल वो ट्राई करती है कि गवर्नमेंट ट्राई टू distribution of wealth by process and method of the taxation and subsidy। उसमें देखा गया है कि गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हम टैक्सेस को इंक्रीज करके या फिर प्रोग्रेसिव टैक्स करके या बेटर टैक्स के रूप में हम कहाँ दे सके कि हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम हो। पहला होता है। दूसरा होता है कि अगर इस पोर्शन से अगर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर उस पोर्शन को ज्यादा नहीं उसमें संभावनाएं हैं करने का, तो फिर देखता है कि सब्सिडी दिया जाता है। ये जो सब्सिडी, फूड सब्सिडीज, एजुकेशन और सब्सिडी ऑन एजुकेशन, सब्सिडी ऑन हेल्थ सर्विसेज, ये सब सारे चीज को सब्सिडी के रूप में जाता है। इसे हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के हम रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंग टू wealth distribution by the process of taxes and subsidies, ये सब सारे चीज पर होता है। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनियन बजट टेक अ स्टेप टू कंट्रोल inflation, deflation and economic fluctuation, thus ensuring economic stability in the country। वो चाहती है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन हो, यानी कि ना ही ज़्यादा मुद्रास्फीति की स्थिति आए और ना ही ज़्यादा मंदी की स्थिति आए, जिसके कारण हमें इस माइंड में सेट करके होता है कि जो इकोनॉमिक बजट बनाते हैं, एक्सपर्ट लोग इकोनॉमिक्स बनाते हैं, जो ये सब सारे चीज को ट्राइंग टू कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सब सारे चीज को देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है उसे हम देखते हैं, द यूनियन बजट कैन ब्रिंग चेंजेज इन द टैक्स स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले जो होता है मध्यम वर्ग का लोग जो होता है, नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, तो सबसे पहले जब यूनियन बजट जब पेश किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि मेरे लिए क्या है। और सबसे पहला जो होता है, जो मीडियम वर्ग जो होता है, वो ध्यान रखता है कि टैक्सेस पे क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, टैक्स का स्लैब बढ़ाया जा रहा है, टैक्स का स्लैब घटाया जा रहा है, कुछ उसमें हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं है, ये सब सारे चीज वहां पे उसे देखने को मिलता है। चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करने का एक काम यूनियन बजट में किया जाता है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर है द यूनियन बजट ऑफ एनी कंट्री इज क्रूशियल एज इट हैज वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशन ऑन द कंट्री इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड जनरल स्पीसीज। ये सब सारे चीज को हमने देख लिया कि अब हम कैसे कैसे यहाँ पर करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है, बिकॉज रिसोर्सेज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी और कंट्री, सो गवर्नमेंट ट्राई टू बेटर यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देन प्रोवाइडिंग इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। Government try to note wastage of resources and optimum utilization of resources of the country। फिर यहाँ पर करता है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो ट्राई करता है, कोशिश करता है कि जो पुअर सेक्शन है किसी भी कंट्री का, उसे सबसे पहले हम कितना से उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसे ऊपर हम ले जाने का कार्य करें। वो सब देखते हैं। कभी कभी वहाँ पे प्रोग्राम चलाया जाता है, फूड सब्सिडी, अंत्योदय योजना, हाउसिंग फॉर पुअर, ये सब सारे चीज को हम देखते हैं। तो ये हमारा अपलिफ्टमेंट का है। हेल्थ एजुकेशन, उसका बाद हेल्थ एजुकेशन, हाउसिंग, शेल्टर, फूड, एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारे चीज़ों पर हमारा फोकस रहता है यूनियन गवर्नमेंट में कि इस पर कितना विचार करने का काम किया गया है। ट्राई टू वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन, जो हम बताए सब्सिडी एक प्रोसेस है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉट ओनली टैक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रिसोर्सेस रेवेन्यू of the government, but this is also a instrument to redistribution of wealth in the country. Next, trying to control on inflation, deflation, and finally the aim of establishment of the economic stability. Changing in the tax structure every year, government try and change to some tax structure in the economy, in the income tax, slab tax, कैपेसिटी, ये सब सारे चीज को वहां पर चेंज कुछ तरह से किया जाता है। तो ये हमारा यूनियन बजट में सब सारे चीज को हमें मिलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस तो हम पढ़ लिए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बजट, कि बजट आखिर होते कितने टाइप्स के हैं, कि ये कैसा किस तरह का बजट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि बजट टाइप्स ऑफ बजट में टाइप्स ऑफ बजट्स देखिए। अब टाइप्स ऑफ बजट में क्या है, पहला हम यहाँ पर से लेते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या है? बैलेंस which budget is known as balanced budget when expenditure expected revenue is equal to expected expenditure in the economy. So in this situation budget is known as balanced budget। कहने का मतलब यह हो गया कि सरकार के द्वारा जो वहां पर उसका जो रेवेन्यू का जो है रेवेन्यू
इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन गिवन फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो इस बजट को हम बोलते हैं बैलेंस बजट। कहने का मतलब यह है कि जितना सरकार के पास रेवेन्यू है उसके हिसाब से ही वह एक्सपेंडिचर का काम किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड बजट। हम इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट हम यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर एडवोकेट बाय द मेनी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, दिस टाइप ऑफ बजट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग विद इन मीन। यह जो प्रिंसिपल जो है यहाँ बजट का जो प्रिंसिपल जो है, लिविंग विद इन मीन, यानी कि ये इस पर आधारित है, इस बजट पे आधारित है। लिविंग विद इन मीन्स, यहाँ पर बैलेंस बजट यहाँ पर इस पे आधारित है कि लिविंग विद इन मीन्स। एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इसके बारे में ज्यादा एडवोकेट करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं कि इसमें नेक्स्ट बजट के रूप में हम क्या करते हैं, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट दूसरा, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट क्या है, इफ revenue is greater than expenditure in particular finance in a particular financial year, government revenue is larger than their expenditure, incurring their expenditure, so this types of budget is known as surplus budget। कहने का मतलब यहाँ यह हो गया कि रेवेन्यू is greater than expenditure, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट इसका ज्यादा हो गया एक्सपेंडिचर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट। अब यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट जो हमारा है, ये हमारा है डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट, जस्ट रिवर्स प्रोसेस इन दिस बजट। इफ government revenue is smaller than their expenditure, कहने का मतलब यह हो गया कि जितना वो रेवेन्यू को जनरेट किया है उससे ज्यादा उसका एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, तो इस बजट को हम लोग बोलते हैं डिफिसिट बजट। और दिस बजट इज वेरी पॉपुलर इन डेवलपिंग कंट्री बिकॉज दिस बजट प्रोवाइडिंग मैनेजिंग employment generation and many development work. This is a very good process in the developing economic deficit budget. That means revenue less than expenditure। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिसिट बजट। इसको हम लोग बोलते हैं डिफिसिट बजट। अब हमारा नेक्स्ट बजट जो हम बोलेंगे, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या है, परफॉर्मेंस बजट इज ए कंसेंट्रिक बजट। परफॉर्मेंस बजट स्पेसिफिक, कहने का मतलब यह है कि दिस बजट हैव ए टारगेट फॉर पार्टिकुलर प्रोग्राम। दैट मीन्स इफ गवर्नमेंट fix the target for the achievement of a particular program formatted in budget session in the matter of timing, एक्सपेंडिचर, ये सब सारे चीज को हम अगर एक तो उस टाइप के बजट को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। यानी कि उसका परफॉर्मेंस हमारे उसे दिखाना है, उसे फाइनल सेट किया गया है, टारगेट हमें सेट कर दिया गया है। एक वेरी पॉपुलर बजट है जीरो बजट। दिस बजट यूज इन in the time of very haphazard situation in the economy. This feature of this budget is not incurring
एंड अकाउंटिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर इन पार्टिकुलर ईयर और प्रीवियस ईयर, ये सारे चीज को ये नहीं देखता है। ये जस्ट स्टार्टिंग फॉर इनिशियल स्टार्टिंग, फ्रेश स्टार्टिंग इन द इकोनॉमी, जो कहाँ पर करता है, फ्रेश स्टार्ट करता है। इसका कहने का इन द जीरो बजट बेस्ड बजट नाइदर एक्सपेंस इनक्यूरेड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आर नोट इन कंसिडर्ड नोट द एक्सपेंडिचर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर यूज फॉर द कमिंग ईयर। Under zero based budget, every activity is decided based on zero basis, that is the previous expenditure are not considered. This budget is also known as sunset budget, that is before the end of financial year. इसको हम दूसरे रूप में भी जानते हैं, सनसेट बजट के रूप में जानते हैं। इसको क्या जानते हैं, सनसेट बजट के रूप में हम जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि ये फ्रेश स्टार्ट करता है, वो जो हमारा प्रीवियस एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर को इसमें क्या करता है, ये ऐड नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है। इसके थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं कि इसका जो हिस्ट्री क्या है, इसे कब दिया गया, कब लागू किया गया। तो हम यहाँ पर देखते क्या है कि पुअर बजट पीटर पियर, इसका जनरेटर था पीटर फेयर। ये इसके फादर ऑफ जीरो बजट, इन्होंने दिया था जीरो बजट। सबसे पहले ये जॉर्जिया, अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में ये लागू किया गया था। और वह ये क्या किया था, 1979 में जॉर्जिया इन यूएसए स्टेट में, यूएसए के स्टेट में लागू किया गया था सबसे पहले। और इंडिया में शायद इसे 1989 में इसे लागू किया गया है पहली बार, सबसे पहली बार इसे लागू किया गया है। तो ये हमारा जीरो बेस्ड बजट हो गया। अब हम एक देखते हैं कि अब बहुत ही प्रचलन में है, जेंडर बजट की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। जेंडर बजट की जब चर्चा होती है तो इस बजट में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जेंडर बजट क्या होता है। जेंडर बजट यह बताता है जेंडर बजट, दिस बजट डील्स of a specific section of the society of the country. For example, this budget deals making program for children, women's, poor section नहीं, यहाँ पर होगा चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो यहाँ पर चर्चा करता है। कभी हम देखते हैं कि बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम के लिए इतना वो बजट पे खर्च किया गया है, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए इस बजट में इतना दिया गया है, महिला उद्यमी योजना या फिर बच्चों के हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, इसे बेटर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा इसको बोलते हैं, इसमें हमारा होता है जेंडर बजट, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड एंड वुमेन प्रोग्राम। इसमें वुमेन हेल्थ करने का मतलब हो गया गर्ल्स एजुकेशन, कुछ इसमें ज़्यादा इस तरह का जो प्रावधान किया जाता है। तो ये सब सारे चीज़ों को हम जेंडर बजट में देखते हैं। तो इस टाइप से है, हमने यहाँ पर देखा कि बजट क्या होता है, बजट का कितने पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का सब सेक्शन क्या होता है, फिर जिसका ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है, और लास्टली में हमने यहाँ पर देखा टाइप्स ऑफ बजट। जनरली यहाँ पर हम लोग अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में करेंगे तो एक बजट का होता है जो व्यू होता है ट्रेडिशनल बजट, दैट मीन्स दिस बजट इज मेनली एम्फेसिस ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ये इसे कार्टेल का काम करने लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी को इसमें कर्टेल करने का काम किया गया। इस पे प्रूडेंशियल पॉलिसी अपनाया जाता है, जो पहले से चलते आ रहा है कि हमें इस तरह का प्रूडेंशियल पॉलिसी बनाना है, एक्सपेंडिचर करना है, ये सब सारे चीज को हमें देखने को मिलता है। और इंडिया के बजट में ये सब सारे जो फीचर हैं जो लगभग ट्राई करने का कोशिश किया जाता है कि हमें इसे एडॉप्ट करें, और एडॉप्ट भी किया जाता है। बहुत सारे पोर्शन
को टच किया जाता है. सो आई फाइनली डिस्कस and reach on the end of the discussion of budget, union budget of the country. So I hope this topics is very beneficial for general viewers, students, and particularly students of BA Economics Honors Part 2. Thank you.